तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, यानी पीवाई क्यूज रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं उसका फुल डिस्कशन होता है। ये किस किस एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार होगा, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और यहाँ पे जितने भी पीवाई क्यूज कराए जाएंगे उसका पूरा फुल डिटेल आपको मिलेगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करेंगे। देखिए मोटिवेशनल कोट क्या कहता है, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते, ये लीजिए। मोटिवेशनल कोट कहता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, क्या वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। तो वक्त से लड़कर नसीब बदल दीजिए, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। तो इसी तरह आपको हार्ड वर्क करते रहना है, साथ में स्मार्ट वर्क कीजिए और जितने भी सवाल कराए जाते हैं उसका नोट्स बनाइए या फिर उसको दिमाग में याद कीजिए। तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी है, कावेरी है, कावेरी होगी, प्लस गंगा हो गई, गंगा, उसके बाद आपका महानदी हो गया, महानदी। कौन नदी? महानदी। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी है, गंगा है और महानदी है। इन्हीं तीन भारत की फेमस नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। साथ में विश्व का या फिर भारत का ही, विश्व में आ गया तो वो भारत का भी हो जाएगा, तो पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के संयुक्त होकर मिलकर बनता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा से मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन? सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत से नहीं होता है, तो इसका उद्गम होता है कहां से? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के तिब्बत शहर के अंशी ग्लेशियर से होता है और उसमें भी मानसरोवर झील से। कौन झील से? तो मानसरोवर झील से होता है। और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन बांध? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित है। चलिए सेकंड देखिए, अभी यहीं पे एक ही सवाल था लेकिन इससे कितना पूरा डिस्कशन हो गया, तो आपको ये सब कुछ ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर में रक्तचाप, मानव शरीर में रक्तचाप कौन सा ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारे शरीर में किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है, ये किडनी के ठीक ऊपर में स्थित होता है। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है रक्त में, रक्त प्लस टिश्यू में, रक्त प्लस टिश्यू में, रक्त प्लस टिश्यू में जो नमक का जो है उसको संतुलन मात्रा में रखना। नमक, नमक जो है इसको संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेवार कौन है? एड्रेनिल हार्मोन। एड्रेनिल हार्मोन जो है, उसके बाद ये एड्रेनिल हार्मोन क्या करता है? तो ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है, साथ में दिल की धड़कन को भी नियंत्रित करता है, साथ में ये किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है, साथ में रक्त में जो नमक की मात्रा है उसकी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड, थायराइड ग्रंथि है जो कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, यकृत है। और अंतःस्रावी कौन है?
थायराइड है। साथ में किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी का काम होता है रक्त को छानना, रक्त को क्या करना, फिल्टर करना। रक्त को छानने का काम, शुद्ध करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक रे जो है वो है गामा रे। कौन सा है, गामा रे है। और गामा रे जो है इसकी जो मतलब इसकी बहुत ही उच्च आवृत्ति होती है, उच्च आवृत्ति होती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। इसकी भेदन क्षमता भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसकी आवृत्ति उच्च होती है। साथ में ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और साथ में मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, गामा किरण है। गामा किरण की उच्च आवृत्ति होती है, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में गामा किरण तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है ही, लेकिन एक और है यूवी रे, जिसे अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, हिंदी में परावैंगनिक किरण कहते हैं। यह भी मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। चलिए चौथा नंबर हम लोग देखिए, ये जो डिस्कशन करा रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, कितना फुल डिस्कशन हो जा रहा है। एक क्वेश्चन है उसका पूरा पार्ट पुर्जा खुल जा रहा। इसी तरह आप लोग वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेन सांग जो था ये एक बौद्ध यात्री था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला एक बौद्ध तीर्थ यात्री था, बौद्ध तीर्थ यात्री था। और ये हर्षवर्धन के समय आया था। किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है 630 ईस्वी में। कब आता है, 630 ईस्वी में आता है। और ये करीबन यहाँ 15 वर्ष तक रह गया था ये भारत में जब आया था तब। ठीक है, उसके बाद हेन सांग का एक बुक का नाम है, क्या नाम है, तो हेन सांग का पुस्तक का नाम है सी यू की। तो हेन सांग का पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की है। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया, 630 ईस्वी में आया था। कितने वर्ष तक रहा भारत में, तो 15 वर्ष तक रहा। साथ में हेन सांग जो ये, इसके बाद फिर एक और सवाल पूछता है कि एक और चीनी यात्री था फाहियान। कौन था, फाहियान। ये भारत किसके शासनकाल में आया था, तो चीनी यात्री फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, जो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा हुआ। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। तो जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है, जो कि गुप्त वंश का काल था। और इसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश के काल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। और हेन सांग जो था एक बौद्ध तीर्थ यात्री था जो हर्षवर्धन के समय आया। बुक का नाम है सियुगी, कब आया, 630 ईस्वी में। चलिए हम लोग पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं। पांचवा नंबर सवाल से आपका रूबरू होता है। पांचवा नंबर सवाल का आता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब करते हैं, तो 1921 ईस्वी में करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। साथ में इसे कांस्य युगीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है, तो कांस्य युगीन सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी की है, कब करते हैं, 1921 में करते हैं। साथ में यहाँ पे एक और बन जाएगा कि हड़प्पा जो शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथ में पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है, तो पुरातात्विक विभाग का जनक है कौन, तो पुरातात्विक विभाग का जनक है अलेक्जेंडर कनिंगम है। तो पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगम है। चलिए छठा नंबर से आप रूबरू हो जाइए। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि बेनजीर भुट्टो किस देश के प्रधानमंत्री थे। देखिए ये कोई पुरुष थे नहीं, बेनजीर भुट्टो जो है ये कोई पुरुष थे नहीं। बेनजीर भुट्टो एक महिला प्रधानमंत्री है, महिला।
ये महिला प्रधानमंत्री है, कहाँ के? तब पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान की पहली महिला, फर्स्ट महिला जो वहां का प्रधानमंत्री बनती है वो थी बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी। अब कैसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। उसी तरह पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी। लेकिन इन्हीं के तरह एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा जिनका नाम था आपको जुल्फिकार भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो नाम था उनका, जुल्फिकार अली भुट्टो। इसमें इनका क्या होता है कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो जिसमें पाकिस्तान की हार हो जाती है, तो करीबन 1972 में क्या होता है, इसकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला में एक समझौता होता है जिसे शिमला समझौता का नाम दिया जाता है। और ये 1972 में होता है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता होता है 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसी समझौता को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो बेनजीर भुट्टो कौन थे? तो ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान की हार होती है, तो 1972 में शिमला समझौता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। और पाकिस्तान की, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी समझौता की थी और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल का था कि भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो भूदान आंदोलन के जनक है विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे हैं। तो भूदान आंदोलन के जनक कौन है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और भूदान आंदोलन सबसे पहले तेलंगाना राज्य से शुरू हुआ। किस राज्य से? तेलंगाना राज्य से शुरू हुआ। और पहला रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने कौन? विनोबा भावे। इनको 1958 में दिया जाता है। तब पहला रमन मैगसेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तब पहला रमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को दिया जाता है। विनोबा भावे ये जो भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ये भूमि सुधार से संबंधित है भूदान आंदोलन। और भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना राज्य से होती है। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि झारखंड का लोक नृत्य है। तो देखिए झारखंड का अगर लोक नृत्य याद करना था, आप ऐसे याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि सास की छवि जेठानी, सास की छवि जेठानी। सा से हो जाएगा सोहराई, सा से सोहराई। ऐसा से हो जाएगा सरहुल। की से सास की से हो जाएगा कामा, की से कामा। और छवि से छ में हो जाएगा छऊ। क्या हो जाएगा? छऊ हो जाएगा। अब बी से विदेशिया, और जेठानी से हो जाएगा जटनी। और एक हो जाएगा मर्दानी। ये सब लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड का वर्तमान सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और झारखंड का पलामू और बेतला प्रसिद्ध अभ्यारण्य है झारखंड का। तो झारखंड का ट्रिक क्या है लोक नृत्य याद करने का? कि सास की छवि जेठानी, सास हो जाएगा सोहराई, स से सरहुल, की से कामा, छ से छवि, बी से विदेशिया, जेठानी से जटनी। और दो अलग से याद कर लीजिएगा, मर्दानी। ये कहाँ की है? झारखंड का लोक नृत्य है। और वहां का पलामू और बेतला अभ्यारण्य प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और मैटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है कौन? मैटूर बांध। तो मैटूर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध
है। तो देखिए आपको 9-10 सवाल ही करें, लेकिन उसमें कितना डिस्कशन हो गया, लगता है 50 क्वेश्चन के बराबर डिस्कशन होता है हमारे यहाँ का 10 प्रश्न। चलिए तो इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल को हम लोग देख ही लेते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का जिक्र किया गया है। तो आप उस अनुच्छेद के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। और और राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र या इसका जो चुनाव है, निर्वाचन जो है, ये अनुच्छेद 61 के तहत होता है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में जिक्र किया गया है। और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये 55 में जिक्र किया गया है। और निष्कासित करने की प्रक्रिया निष्कासित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में किया गया है। और किस राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।